गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम एलिमेंट्री गुरु चैनल पर बात करने जा रहे हैं क्लास 6 पार्ट 6 प्राथमिक सहायता की। दैनिक जीवन में कई प्रकार की दुर्घटनाएं घटती रहती हैं, चाहे हम घर में हों, स्कूल में हों या बाहर। कभी न कभी कहीं न कहीं दुर्घटनाएं सामने आ ही जाती हैं। इस प्रकार अचानक घटने वाली दुर्घटनाओं में घायल की जो चिकित्सा डॉक्टर के पास या अस्पताल ले जाने से पूर्व की जाती है, उसे प्राथमिक सहायता कहते हैं। दूसरे शब्दों में घटना स्थल पर डॉक्टर के आने से पहले घायल को जो सहायता दी जाती है, उसे प्राथमिक सहायता कहते हैं। प्राथमिक सहायता देने वाले व्यक्ति को प्रथम सहायक कहते हैं। तो बच्चों, क्या होता है कि जो हमारे रोज़ की जो ज़िंदगी है उसमें कभी भी ऐसा कुछ हो जाता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप पेंसिल शार्प कर रहे हो तो शॉर्पनर से कई बार हाथ में कट लग जाता है, या कुछ सब्ज़ी काट रहे होते हो उससे उंगली कट जाती है, खून बहने लगता है। या कई बार आपने देखा होगा बहुत गर्मी होती है और जब स्कूल में असेंबलीज़ होती हैं तो कई बच्चे बेहोश होकर गिर जाते हैं। कभी रिसेस में खेलते खेलते बच्चों की नाक से खून आने लगता है। तो ऐसी कई प्रकार की दुर्घटनाएं हमारे आसपास अचानक घटती रहती हैं। तो ऐसे में जब कोई ऐसी दुर्घटना घटती है तो ऐसे में चिकित्सा या डॉक्टर के पास ले जाने से पहले जो घायल को चिकित्सा दी जाती है, उसे प्राथमिक सहायता कहते हैं। तो इसको हम अलग शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि घटना स्थल पर ही डॉक्टर के आने से पहले घायल की जो सहायता की जाती है, जिससे उसे आराम मिल सके, उसका दर्द कम हो सके या उसका खून बहना रुक सके, इस सब को प्राथमिक सहायता कहते हैं। और जो व्यक्ति प्राथमिक सहायता देता है, उसे प्रथम सहायक कहते हैं। प्राथमिक सहायता के लाभ: घायल की थोड़ी सी सहायता करने से उसका जीवन बच सकता है तथा रोग आगे नहीं बढ़ता है। स्कूल के किसी बच्चे की उंगली पेंसिल बनाते समय ब्लेड से कट जाती है और रक्त बहने लगता है, किसी की नाक में से रक्त बहने लगता है या किसी को बेहोशी आ जाती है। उस समय यदि हमें प्रथम सहायता का थोड़ा सा भी ज्ञान हो तो हम रक्त रोकने तथा बेहोशी को दूर करने का उपाय कर सकते हैं। इससे उसकी दशा अधिक गंभीर नहीं होगी। यदि हम डॉक्टर की प्रतीक्षा करते रहेंगे तो अधिक खून निकलने से बच्चे की दशा अधिक चिंताजनक हो सकती है। अतः प्राथमिक सहायता का ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति के लिए अति आवश्यक है। परंतु प्रथम सहायक का ये अर्थ नहीं कि वह डॉक्टर का ही स्थान ले ले, किंतु डॉक्टर के आने तक वह घायल की चिकित्सा करता रहे। डॉक्टर के आने के पश्चात उसका उत्तरदायित्व समाप्त हो जाता है। तो बच्चों, क्या होता है, जैसे कि हमने अलग अलग चीज़ें अभी डिस्कस की जो हमारे दिन प्रतिदिन की के जीवन में घटती रहती हैं, जैसे कि किसी का हाथ कट जाए, नाक से खून बहने लगे या बेहोशी आ जाए। तो ऐसे में हम इन चीज़ों को दूर करने के उपाय कर सकते हैं, जिससे कि घायल या रोगी जो है उसकी दशा ज़्यादा खराब ना हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ही डॉक्टर बन जाएं। इसका मतलब ये है कि जब तक डॉक्टर तक नहीं पहुंच रहा है घायल, या डॉक्टर घायल तक नहीं पहुंच रहा है, तब तक हम उसकी सहायता करते रहें। जैसे कई बार आपने देखा होगा, आपको कहीं से खून निकलने लगे, आप गिर जाओ तो वहाँ पे टाइट कपड़ा बांध दिया जाता है, जिससे कि खून का बहना रुक जाए, ठीक है। या फिर नाक में से अगर कहीं खून निकलने लगता है तो ठंडी पट्टियाँ रखी जाती हैं, पानी से धोया जाता है, जिससे कि वो खून का रक्त का जो बहाव है वो कम हो जाए। अब प्रथम सहायक के कुछ गुण होते हैं। प्रथम सहायता देने वाला चाहे बच्चा, बूढ़ा या युवा हो, उसमें निम्नलिखित गुण होने चाहिए। उसे साहसी होना चाहिए, जिससे संकट का सामना धैर्य से कर सके। बच्चों, अगर कोई प्रथम सहायक ऐसा होगा जिसे खुद ही इन चीज़ों से डर लगता होगा, खून देख के घबरा जाता होगा, तो क्या वो प्रथम सहायता अच्छे से कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जो भी व्यक्ति प्रथम सहायता दे रहा है, प्राथमिक सहायता दे रहा है, उसे साहसी होना चाहिए और संकट का सामना, मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना चाहिए, धैर्य से करना चाहिए। दूसरा है, घायल के लक्षणों को शीघ्र पहचान कर उसका उपचार कर सके। तो अगर हमें प्रथम सहायता का ज्ञान ही नहीं होगा तो हम किसी भी जो घायल है उसको सहायता नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए प्राथमिक सहायता देने के लिए ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसे प्रथम सहायता का कोई थोड़ा बहुत ज्ञान हो। घटना स्थल पर जो भी वस्तु उपलब्ध हो उसका उचित प्रयोग कर सके। अब जो घटना स्थल है जहाँ पे रोगी घायल हुआ है, वहीं पे जो भी उपलब्ध वस्तु हैं, जल्द से जल्द उन्हीं की मदद लेके वो घायल की मदद कर सके, ठीक है। क्योंकि अगर वो चीज़ों का वेट करेगा कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो इतने में तो डॉक्टर ही आ जाएगा, है ना। तो हमें तो जल्द से जल्द घायल की सहायता करनी होती है, उसे हम प्राथमिक सहायता कहते हैं। तो प्रथम सहायक ऐसा होना चाहिए जो घटना स्थल पर ही वस्तुएं जो उपलब्ध हैं उन्हीं की मदद से जल्द रोगी की और घायल की सहायता कर सके।
घायल को बिना कष्ट दिए उसका उपचार कर सकें। अब ये कैसे होगा कि घायल को बिना कष्ट दिए उसका उपचार कर सकें? जब हमें प्राथमिक सहायता का ज्ञान होगा। नहीं तो क्या होगा कि अगर हमें ज्ञान ही नहीं है और हम प्राथमिक सहायता देने जा रहे हैं, तो क्या पता हम तो ये सोच रहे हैं कि हम रोगी को आराम पहुंचा रहे हैं, बट हम रोगी को और ज़्यादा कष्ट में कर दें। ठीक है, उसे दयालु, मीठा बोलने वाला, प्रसन्नचित्त तथा धैर्यवान होना चाहिए। अब बच्चों, जब किसी की चोट लगती है या कोई व्यक्ति घायल होता है तो वो घबरा जाता है, वो एकदम शॉक की स्थिति में चला जाता है। तो इसलिए जो प्रथम सहायक है उसे धैर्यवान और प्रसन्नचित्त और मीठा बोलने वाला होना चाहिए, जिससे कि वो रोगी की भी जो टेंशन है, जो उसको सदमा सा पहुँचता है एकदम चोट से, वो कम कर सके, उसे शांत कर सके। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करेंगे कुछ आकस्मिक ऐसी दुर्घटनाएं जो हमारे आसपास घटती रहती हैं। तो इसमें पहला है कट जाना, छिलना या खरोंच लगना। कभी कभी ब्लेड के साथ पेंसिल बनाते समय या सब्ज़ी काटते समय चाकू द्वारा हाथ या उंगली कट जाती है। उस समय वहाँ से थोड़ा या अधिक रक्त निकलने लगता है। ऐसे भी होता है कि खेलते समय ऊपरी त्वचा छिल जाती है और रक्त रिसने लगता है। तो ऐसे में हम किस प्रकार उपचार कर सकते हैं? सबसे पहले जहाँ से रक्त निकल रहा है उसे रोकने के लिए उस स्थान पर दबाव डालना चाहिए। कटे हुए स्थान को किसी भी कीटाणुनाशक औषधि जैसे कि डिटॉल होता है, सेवलॉन होता है, इन सब से साफ़ कर सकते हैं। ठीक है, इससे घाव रोगाणुओं से बच जाता है। अगर ये औषधियाँ उपलब्ध ना हो तो उस स्थान को साफ पानी से धो सकते हैं। घाव को ढकने के लिए कीटाणु रहित रुई या पट्टी का प्रयोग करना चाहिए। कभी कभी हमारे पास ये चीज़ें उपलब्ध नहीं होती तो हम साफ़ रुमाल का भी प्रयोग कर सकते हैं। घाव पर मर्क्यूरोक्रोमिक लाल दवाई के नाम से एक दवाई मिलती है जो एकदम से घाव पे लगानी चाहिए, उससे खून रुक जाता है और इन्फेक्शन भी नहीं होता है, तो वो हम लगा सकते हैं। छोटे घाव को ढकने के लिए बाज़ार में उपयुक्त बैंडेड वगैरह आती हैं, उनका प्रयोग किया जा सकता है। घाव पर यदि खुरन जमा हो तो उसे हटाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये रक्त को रोकने का प्राकृतिक साधन है। बच्चों, खुरंट हमारे घाव में क्यों आता है? क्योंकि ये हमारा शरीर का एक डिफेंस मैकेनिज़्म होता है कि भाई अगर हमारे कहीं चोट लग गई है तो वहाँ से बहुत तरीके के जर्म्स, कीटाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, तो हमारा शरीर क्या करता है, उस जगह खुरन बना देता है, जिससे कि वहाँ पे कोई एक तो रक्त भी रुक जाए और कोई इन्फेक्शन ना हो। दूसरा है जलना। सूखी गर्मी में जलना, जैसे आग, गर्म धातु, तेज़ाब, क्षार, तेज़ घूमने वाले पहिए या तार की रगड़ से जलना। तो इसके सबसे पहले तो लक्षण क्या होते हैं कि बहुत तेज़ दर्द होता है, शॉक की स्थिति में घायल चला जाता है और लाल हो जाती है त्वचा जहाँ से जलता है। तो इसको कैसे उपचार किया जा सकता है इसका? सदमे को दूर करने के लिए घायल को गर्म रखें। जलन को कम करने के लिए जले हुए स्थान पर तुरंत ठंडा पानी डालें। जले हुए स्थान पर कोई भी ठंडक पहुँचाने वाला पदार्थ लगाएं और जले हुए स्थान को एंटीसेप्टिक क्रीम से उस पर लगाई जा सकती है। और यदि किसी के कपड़ों में आग लग गई है तो घायल व्यक्ति को के शरीर को मोटे कपड़े में लपेटा जाता है, किसी कंबल में लपेटा जाता है और उससे भूमि पर करवटें लेने को कहें। इससे आग बुझ जाएगी। घायल को कभी दौड़ने नहीं देना चाहिए, क्योंकि आग से क्या होता है, हवा से क्या होता है, वो आग और बढ़ती है। और पानी भी एकदम से नहीं डालना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए किसी मोटे कपड़े में या कंबल में लपेट कर उसकी आग बुझानी चाहिए। तीसरा है झुलसना। तरल पदार्थों से जलना, जैसे गर्म पानी, गर्म दूध, गर्म घी, गर्म तेल, भाप आदि। इसमें क्या होता है, बहुत अधिक पीड़ा और जलन होती है, त्वचा झुलस जाती है, वह छाले पड़ जाते हैं और घाव बन जाता है। इसका उपचार कैसे किया जा सकता है? इसमें बच्चों, घायल को अधिक से अधिक आराम पहुंचाने के लिए जले हुए स्थान पर ठंडा पानी डालना चाहिए। यदि छाले पड़ गए हैं तो उन्हें फोड़ना नहीं चाहिए, ना ही कपड़े को हटाना चाहिए अगर वो जले हुए स्थान पर चिपक गया, क्योंकि उससे क्या होगा, जो घाव होगा वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। सदमे से बचाने के लिए घायल को गर्म रखना चाहिए। घायल को गर्म चाय या कॉफ़ी में अधिक चीनी डालकर दें, उससे क्या होता है, रोगी के शरीर में उसको थोड़ा सा आराम पहुंचता है। जलने और झुलसने पर घायल को शीत अग्रशीत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। चौथा है बिजली का धक्का, मतलब कि करंट लगना। बिजली का तार छूने से कभी कभी बड़े ज़ोर से धक्का लगता है, जिससे शरीर को बड़ी हानि पहुंच सकती है। कभी कभी तार से चिपककर मूर्छा, मतलब बेहोशी आ जाती है। ये धक्का कभी कभी इतना तीव्र हो जाता है कि मृत्यु भी हो सकती है। इतना ही नहीं, कई बार तो बिजली के संपर्क में आए हुए व्यक्ति को बचाने वाले का स्वयं का जीवन भी संकट में पड़ जाता है। अतः बिजली के संपर्क में आए हुए मनुष्य को बचाने के लिए विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।
तो बच्चों क्या होता है, करंट जो होता है कभी हल्के से लगता है, कभी तेज़ भी लग सकता है। इससे हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचता है। ठीक है, कई कई तो बहुत तेज़ करंट होता है तो इंसान बेहोश हो जाता है और मर भी सकता है। और कई बार तो क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति को करंट लग रहा है और दूसरा व्यक्ति उसे बचाने जा रहा है, अगर वो सावधानी ना बरते तो उसकी जान भी खतरे में आ सकती है। इसलिए आपने देखा होगा कि अगर किसी के करंट लगता है बहुत तेज़, तो उसे हटाने के लिए लकड़ी के डंडे या किसी ऐसी चीज़ का प्रयोग करते हैं जिससे करंट दूसरे व्यक्तियों तक ना पहुँचे जो उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें लक्षण क्या होते हैं, सदमा, एकदम शॉक की स्थिति होती है या बेहोशी आ जाती है, सांस रुक जाती है, चेहरा नीला पड़ जाता है। इस ऐसे में हम कैसे उपचार कर सकते हैं? बिजली के तार और खंभे से चिपके हुए मनुष्य को कभी भी हाथ से पकड़कर नहीं उतारना चाहिए, नहीं तो आप भी उस करंट के शिकार हो जाओगे। मुख्य स्विच बंद कर देना चाहिए जहाँ से भी वो करंट का फ्लो आ रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके घर में किसी को करंट लगा है किसी चीज़ से, फ्रिज से, वॉशिंग मशीन से, तो उनका जो मुख्य स्विच है वो बंद कर देना चाहिए और प्लग निकाल देना चाहिए। यदि मुख्य स्विच दूर हो तो किसी सूखी लकड़ी से व्यक्ति को तार से अलग कर देना चाहिए। ठीक है, उनके बीच में एक लकड़ी या कुछ ऐसा वो करना चाहिए जिससे कि कनेक्शन करंट का टूट जाए। तार से अलग करने के उपरांत यदि सांस रुक गई है तो कृत्रिम विधि द्वारा सांस दिलानी चाहिए। जो आर्टिफिशियल तरीका होता है सांस दिलाने का, वो यूज़ करना चाहिए। बिजली का धक्का लगने से हृदय मतलब दिल पर गहरा सदमा पहुंचता है। उसके कुप्रभाव से बचने के लिए व्यक्ति को गर्म दूध या चाय पिलानी चाहिए। इसके बाद है मोच। कभी कभी जल्दी चलने या भागने से या फिसल कर गिर जाने से शरीर के किसी भी जोड़ पर अचानक झटका आ जाता है और वो मुड़ जाता है। उस समय जोड़ के आसपास के बंधन या तो टूट जाते हैं या खिंच जाते हैं। इसे मोच आना कहते हैं। मोच अधिकतर हाथ व पैर में ही आती है। अब इसके लक्षण क्या होते हैं? जहाँ पे जोड़ होता है उस स्थान में दर्द होता है, जोड़ को हिलाने में दर्द होता है, चला नहीं जाता। अगर पैर में है, हाथ में है तो हाथ चलाया नहीं जाता, सूजन आ जाती है और नीलापन आ जाता है। अब ऐसे में उपचार कैसे किया जाए? मूंछ वाले अंग को अधिक से अधिक आरामदेह स्थिति में रखें। वहाँ पर क्रेप पट्टी, जो गर्म पट्टी होती है, वो बांध दें। यदि आराम ना मिले तो पट्टी को ठंडे पानी में भिगो कर बांध दें और उसे गीला रखें। कुछ समय के पश्चात गर्म सेक करें, इससे मूंछ में आराम आता है। इसके बाद है कीड़ों का डंक। कभी कभी बिच्छू, मधुमक्खी, बर आदि मनुष्य के शरीर पर डंक मार देते हैं। उस समय भयंकर स्थिति उत्पन्न हो जाती है क्योंकि उस समय बहुत दर्द होता है। ठीक है, तो इसके लक्षण क्या है? वह स्थान सूज जाता है, गंभीर पीड़ा मतलब बहुत अधिक दर्द होता है, बहुत अधिक बेचैनी होती है। तो इसका उपचार कैसे किया जाता है? जब ऐसा कोई डंक हमारे शरीर पर कोई ऐसा जानवर मार दे तो सुई की नोक गरम करके या कोई भी मेटल गरम करके उसको उस डंक पे लगाया जाता है। ठीक है, यदि डंक अंदर हो तो अंगूठे व उंगली द्वारा उस स्थान को चारों ओर से दबाव कर निकालें जिससे कि डंक ऊपर आ जाए और विष बाहर निकल आए। उस स्थान पर डिटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट से धोकर खाने वाला सोडे का घोल लगा दें, क्योंकि क्या होता है, इन डंक में एसिड होता है। तो जब हम ये सोडे का घोल लगाएंगे तो वो एसिड को ख़त्म करता है। यदि आसपास का स्थान सूज गया है तो सूखी गर्म सेक कर पट्टी बांध दें, उससे सूजन कम हो जाएगी। अब है जानवरों का काटना। कभी कुत्ता, बंदर व सांप काट लेते हैं तो उसका उपचार उसी समय कर लेना चाहिए, नहीं तो स्थिति चिंताजनक हो जाती है। प्रत्येक के लक्षण व उपचार भिन्न भिन्न हैं। इनके विषय में अब हम संक्षिप्त रूप में पढ़ेंगे। तो बच्चों, कई बार जैसे कुत्ता, बंदर या सांप ने काट लिया तो हमें हाथों हाथ इसका इलाज करना चाहिए, नहीं तो हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। ठीक है, और इसका इलाज हाथों हाथ कैसे हो पाएगा? जब हमें इसके लक्षण पता होंगे, इसका उपचार पता होगा। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर पागल कुत्ता काट ले तो इसके चिन्ह क्या होते हैं? पागल कुत्ते की पिछली टांगें कमज़ोर होती हैं और वो भाग नहीं सकता, पानी को देखकर डरता है, उसके मुंह से सफ़ेद झाग निकलती रहती है और उसके काटने के पश्चात 10 दिन के अंदर इंसान मर सकता है। ऐसे में कैसे उपचार किया जा सकता है? रोगी के सदमे को दूर करें, मतलब वो जो शॉक की स्थिति में घायल आ जाता है उसे दूर करना चाहिए। घाव को साबुन और पानी से साफ़ करना चाहिए। कटे हुए स्थान पर कार्बोलिक अम्ल लगाना चाहिए। पोटेशियम परमैंगनेट मतलब कि डिटॉल या सेवलॉन के घोल से साफ़ करना चाहिए घाव को और 2-3 दाने उसके घाव में डाल देने चाहिए। लोहे को गर्म करके भी लगाया जा सकता है। टिंचर को कटे हुए स्थान पर लगा सकते हैं। रोगी को थोड़ी हिम्मत देने के लिए गर्म चाय या कॉफ़ी दे सकते हैं। उसी समय डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। और कुत्ते के काटने पर पॉस्चर के टीके लगते हैं। यदि उसी समय उपचार ना किया जाए तो मनुष्य के अंदर भी पागल कुत्ते के लक्षण आ जाते हैं।
इसके बाद है बंदर का काटना। कभी कभी बंदर भी काट लेता है, उसके कांटे का उपचार भी कुत्ते के काटने जैसा ही सेम होता है। सांप का काटना थोड़ा अलग होता है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सांप के काटने के लक्षण क्या हैं? एक तो डर के मारे शॉक में चला जाता है आदमी, सदमे में चला जाता है, अधिक पीड़ा और बेचैनी होती है, सांस लेने में कठिनाई होती है। तो इसका उपचार कैसे करें? उपचार में सबसे पहले तो डॉक्टर के पास ही ले जाना होता है, लेकिन जब तक डॉक्टर नहीं आ रहा है तो घावों के ऊपर और नीचे बंधन बांध दें, जिससे कि जहर हमारे पूरे शरीर में ना फैले। पोटेशियम परमैंगनेट के घोल से घाव को धो दें। किसी तेज़ वस्तु को कीटाणु रहित घाव में करके घाव पर क्रॉस का चिन्ह लगा दें, जिससे पता रहे कि सांप ने कहाँ काटा है, और उसमें पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ ड्रॉप्स डाल दें। रोगी को गर्म रखें व पूरा आराम दें, उसे सोने ना दें, क्योंकि क्या होता है कि जब सांप काट लेता है तो जहर हमारे शरीर में फैलता है और जहर फैलने से हमें बेहोशी आती है। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि रोगी सोए ना। यदि वह निगल सके तो गर्म कॉफ़ी या चाय पीने के लिए दे सकते हैं। इसके बाद है मूर्छा या बेहोशी। अचानक खुशी या दुख का समाचार सुनकर, अधिक दर्द, अधिक गर्मी या सर्दी के कारण, भयानक दृश्य देखने से, अधिक भीड़ में बैठे रहने से मूर्छा आ जाती है। इसमें क्या होता है, मस्तिष्क में रक्त ठीक मात्रा में ना पहुंचने पर भी बेहोशी आ सकती है। तो इसके लक्षण क्या होते हैं? दांत पिचक जाते हैं, मतलब आपस में मिल जाते हैं, हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, चेहरे का रंग पीला पड़ जाता है, नाड़ी मतलब जो हमारी पल्स होती है वो हल्की पड़ जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है और माथे पर पसीना आता है। इसमें कैसे उपचार किया जा सकता है? बेहोश व्यक्ति को पूर्ण आराम देना चाहिए और सदमे को दूर करना चाहिए। बेहोश व्यक्ति को खुले स्थान पर सीधा लिटा देना चाहिए। कमरे की खिड़कियां दरवाजे खोल देने चाहिए जिससे शुद्ध वायु मिल सके। आसपास की भीड़ को हटा देना चाहिए। सांस लेने में तकलीफ हो तो आर्टिफिशियल सांस, कृत्रिम सांस देनी चाहिए। सर पर चोट नहीं लगी हो तो सूंघने वाला नमक सूंघाना चाहिए। गर्म कपड़े या कंबल द्वारा गर्म रखना चाहिए। यदि चेहरे का रंग लाल है तो इसका मतलब है कि सर की ओर जो खून का फ्लो है, जो रक्त स्राव है, अधिक है, इसलिए गर्दन को ऊंचा कर देना चाहिए। और अगर चेहरे का रंग पीला है तो इसका मतलब है कि टांगों की ओर रक्त स्राव अधिक हो रहा है, इसलिए टांगों को ऊंचा कर देना चाहिए जिससे कि सर की तरफ भी खून पहुंच सके। यदि चोट लगने से कहीं रक्त बह रहा हो तो पहले उस रक्त को रोकना चाहिए। जब तक होश ना आए तब तक खाने पीने के लिए कुछ न दें। होश आने पर गर्म कॉफ़ी, दूध या चाय दे सकते हैं। नाक से रक्त स्राव, आपने देखा होगा बच्चों, गर्मियों में ज़्यादातर ये होता है, नाक से खून बहने लगता है, इसे नकसीर फूटना कहते हैं। कभी कभी नाक पर चोट लगने के कारण या मुंह के बल गिरने के कारण भी ऐसा हो जाता है। जब भी नकसीर फूटे तो उसके लिए ये सब उपचार हमें करने चाहिए। घायल को खुले स्थान या खिड़की के सामने ले जाकर कुर्सी पर बिठा दें जिससे उसको शुद्ध वायु मिल सके। तो बच्चों ये एक पिक्चर आपको यहाँ दिख रही है, इसमें देखो एक बच्ची को बिठाया हुआ है, उसका सर ऊपर है और हाथ ऊपर है, ठीक है। तो ऐसे इस स्थिति में हम बच्चे को बिठा सकते हैं या जो भी जिसकी भी नाक से खून बह रहा है, ठीक है। और बैठ नहीं सकता है तो उसे सीधा लिटाकर उसके कंधों के नीचे 2 तकिए रख देने चाहिए जिससे सर थोड़ा पीछे की ओर हो जाए। गर्दन तथा छाती के आसपास के तंग वस्त्रों को ढीला कर देना चाहिए। नाक द्वारा सांस न लेकर मुंह द्वारा सांस लेने को कहना चाहिए। नाक तथा सिर पर ठंडे पानी की पट्टी रखें या सिर पर पानी डालें, उससे क्या होता है, खून रुक जाता है। या फिर एक बड़े बर्तन में गुनगुना पानी लेकर घायल के पैरों को उसमें रख सकते हैं, उसे तौलिए के साथ ढक दें। इससे क्या होगा, गर्म पानी और स्टीम से रक्त का बहाव पैरों की ओर बढ़ जाएगा जिससे कि नाक से खून बहना बंद हो जाएगा। अब है हड्डी की टूट, जो फ्रैक्चर जिसे हम कहते हैं, हड्डी टूटना। जब हड्डी को के एक या एक से अधिक टुकड़े हो जाते हैं और उसमें दरार आ जाती है तो इसे हड्डी की टूट या फ्रैक्चर कहा जाता है। इसके लक्षण क्या है? हड्डी टूटने के स्थान पर और उसके आसपास बहुत तीव्र, बहुत तेज़ दर्द होता है, वह स्थान सूज जाता है और अंग शक्तिहीन हो जाता है। मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी के हाथ की हड्डी टूट गई है, अगर आप उसे हाथ उठाने को कहोगे वो नहीं उठा पाएगा क्योंकि उसकी जो शक्ति है, जो पावर उस हाथ की, वो ख़त्म हो जाती है। उसका आकार अप्राकृतिक हो जाता है और वह अंग लटक जाता है। अब ऐसे में कैसे उपचार दिया जा सकता है? सबसे पहले तो जो घायल भाग है, जहाँ की हड्डी टूटी है, उसे तुरंत सहारा देना चाहिए। यदि रक्त बह रहा हो तो उसे रोकना चाहिए। जिस अंग की हड्डी टूटी है उसे स्थिर कर देना चाहिए। इसके लिए पट्टियों तथा कमठियों का प्रयोग कर सकते हैं। यदि कमठियाँ ना मिलें तो उसके स्थान पर गत्ता, फुटा, लकड़ी का टुकड़ा, छड़ी अथवा मोटे कपड़े को लगाकर, तह लगाकर प्रयोग कर सकते हैं। इनमें से किसी का भी प्रयोग करने से पहले उन पर रुई लपेट देनी चाहिए जिससे उनकी कठोरता के कारण घायल अंग में कष्ट ना हो।
फिर उस अंग को झोली द्वारा ठीक प्रकार से सहारा देना चाहिए। तो बच्चों क्या होता है, जब फ्रैक्चर होता है तो उस जो भी हमारा पार्ट होता है जहाँ फ्रैक्चर हुआ उसमें बहुत तेज़ दर्द होता है, ठीक है, और उसमें शक्ति तो ख़त्म हो जाती है, तो हम खुद तो उसे सहारा दे ही नहीं सकते, तो इसलिए उस घायल भाग को दूसरी चीज़ों से द्वारा सहारा देना चाहिए। अगर रक्त बह रहा है तो उसे रोकना चाहिए। बच्चों पहले तो ये सब चीज़ें जो हमने अभी इसमें पढ़ी हैं ये सब यूज़ होती थी, कमठियाँ और पट्टियाँ, लकड़ी का टुकड़ा, छड़ी, मोटे कपड़े। लेकिन अब आपने देखा होगा जब किसी की हड्डी टूटती है तो वहाँ पे 2 तरह के फ्रैक्चर प्लास्टर होते हैं, एक होता है कच्चा प्लास्टर, एक होता है पक्का प्लास्टर। इसके लिए हम एक जो मटेरियल होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस उसका यूज़ करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ इसके लिए हम करते हैं, उसमें क्या होता है अगर हड्डी टूटी नहीं है, उसमें कोई दरार आई है तो उसे सहारा देने के लिए कच्चा प्लास्टर लगाया जाता है, या अगर फ्रैक्चर हो गया है प्रॉपर तो उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ करके पक्का प्लास्टर लगा के हम सहारा देते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे कमठी और झोली की बात हुई है तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे ज़रूर। कमठियाँ क्या होती हैं? कमठियाँ हड्डी के टूटने पर उसे स्थिर रखने के लिए कमठियों या खपच्चियों का प्रयोग किया जाता है। लकड़ी की बनी होती हैं। कमठियाँ इतनी लंबी होनी चाहिए कि वे टूटी हड्डी का ऊपरी व निचला जोड़ स्थिर रख सकें। इनका प्रयोग करने से पहले दोनों तरफ रुई की गद्दियों भली प्रकार लगा देनी चाहिए। जिस स्थान पर कमठियाँ लगानी हो वहाँ रखकर तिकोनी पट्टी की संकरी पट्टी बनाकर बांध दें। फिर उस अंग को सहारा देने के लिए झोली बांध दें। जो झोली आपको दिख रहा है, एक गले में कपड़े की झोली बांध के डाली हुई है जिससे कि हाथ को सहारा मिल जाए। अब ये झोली तो नहीं बनती, अब क्या करा जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से फ्रैक्चर को प्लास्टर किया जाता है और पट्टी से इस तरह से, या फिर एक बैग जो आता है प्लास्टर बैग, उसके थ्रू हम सहारा हाथ को या जो जिस भी अंग में को सहारा देना है उसे देते हैं। इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप ये अच्छे से समझो और इस चैप्टर को जितना मैंने समझाया है उतना रीड करो। बाय बाय।